स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बीए फाइनल ईयर और बीए बीएड फाइनल ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो बच्चों, मैंने आपको कोल्ड वार पढ़ाया था, तो कोल्ड वार जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा है। कोल्ड वार के विकास का क्रम, मतलब उसमें हमें वो घटनाएं पढ़नी है टाइम टू टाइम 1945 से लेकर 1951 तक, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, तो हमारा 1972 तक का शीत युद्ध कंप्लीट हो गया था। शीत युद्ध के चरण कंप्लीट हो गए थे। अब हमारा अगला जो कोल्ड वार थर्ड का वीडियो आप देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा नव शीत युद्ध, जिसकी शुरुआत 1973 से लेकर 1981 तक चला। 1983 कर दो इसको, 1983 तक ये चला। अब हम बताएंगे कि नव शीत युद्ध क्या था। अब नव शीत युद्ध में क्या था, सोवियत संघ और अमेरिका का जो पारंपरिक जो विचारधाराएं थी पुरानी, जैसे कि पूंजीवाद, साम्यवाद, उन विचारधाराओं से ऊपर उठ गया था। अब ये युद्ध आपस में शुरू हो गया था। अब ये आप देखोगे, इसलिए इसको नव शीत युद्ध कहा गया। नव शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, नव शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिचर्ड कर्कशा ने किया। किसने किया? रिचर्ड कर्कशा ने। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, कई बार आता है कि नव शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो नव शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिचर्ड कर्कशा ने किया। अब नव शीत युद्ध जो है, इसका क्या था नव शीत युद्ध का, कि नव शीत युद्ध की मुख्य तीन विशेषताएं थी। कितनी विशेषताएं थी? तीन विशेषताएं थी। क्या क्या थी? सबसे पहली विचारधारा, सबसे पहली थी कि नव शीत युद्ध विचारधारा रहित था। मैंने आपको बताया कि जो विचारधारा थी दोनों देशों की, सोवियत संघ की साम्यवाद और अमेरिका की पूंजीवाद, तो नव शीत युद्ध जो था इसमें विचारधाराओं का अंत हो चुका था, इसलिए इसको विचारधारा रहित भी कहते हैं। कारण क्या था? क्योंकि चीन ने क्या किया था? पूंजीवाद ग्रहण कर लिया था। सोवियत संघ के पास जो उसका मित्र देश था चीन, चाइना, उसने क्या किया? पूंजीवाद ग्रहण कर लिया और वो अमेरिका के संपर्क में आ गया था। अब उसके बाद विचारधारा रहित ये हो गया था। उसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति बना रीगन। रीगन ने आते ही क्या किया? रीगन क्या था? नासा का वैज्ञानिक भी था। नासा का वैज्ञानिक भी था, तो उसने आते ही स्टार वार कार्यक्रम शुरू किया। स्टार वार यानी कि अंतरिक्ष में मिसाइलें स्थापित करना। ठीक है, अंतरिक्ष में मिसाइलें स्थापित करना। स्टार वार, अंतरिक्ष युद्ध, अर्थात अंतरिक्ष में मिसाइलें स्थापित करना, ये किसने शुरू किया? रीगन ने शुरू किया। तीसरी जो विशेषता थी वो थी कि ये जो नव शीत युद्ध था, इसमें युद्ध का जो क्षेत्र थे वो विकासशील देश थे। युद्ध का क्षेत्र विकासशील देश थे। अमेरिका और सोवियत संघ ने अब किन देशों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था? विकासशील देशों में, जैसे कि ईरान था, इराक था, अफगानिस्तान था आदि। ठीक है,
तो इसमें आपको मेन बातें क्या याद रखनी है कि नवशीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नवशीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिचर्ड कर्कशा ने किया। यह युद्ध 1971 से लेकर 1983 तक चला था। इस युद्ध की मुख्य 3 विशेषताएं थी। कौन कौन सी? सबसे पहली विशेषता थी नवशीत युद्ध विचारधारा रहित था। इसमें पूंजीवाद और साम्यवाद की जो विचारधाराओं की लड़ाई थी वो लगभग समाप्त हो गई थी। दूसरी विशेषता क्या थी? इसमें स्टार वार कार्यक्रम शामिल था, यानी कि अंतरिक्ष में मिसाइलें स्थापित करना। अमेरिका के नासा के वैज्ञानिक रीगन जो है राष्ट्रपति बन चुके थे और उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अंतरिक्ष में मिसाइलें स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। तीसरी विशेषता थी युद्ध का क्षेत्र जो था वो विकासशील देश थे। ठीक है, अब रीगन कब बना था? 1980 में रीगन अमेरिका का राष्ट्रपति बना था और यह रीगन जो था वो सोवियत संघ का घोर विरोधी था। रीगन 1980 में अमेरिका का राष्ट्रपति बना था और ये सोवियत संघ का घोर विरोधी था। ठीक है, 1980 में बना था। अब इस काल की प्रमुख घटनाएं जो हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आती है 1972 की घटना, पिंग पोंग डिप्लोमेसी। पिंग पोंग डिप्लोमेसी 1972 की घटना है ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी। पिंग पोंग चाइना में टेबल टेनिस खेल जो होता है उसको बोलते हैं। टीटी जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं टेबल टेनिस, टीटी। तो इसमें क्या हुआ था? चाइना का जुआंग जेदान चीनी खिलाड़ी जुआंग जेदान, चीन ने क्या किया कि अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए उसने क्या किया, अपना जो टेबल टेनिस यानी कि पिंग पोंग का खिलाड़ी था जुआंग जेदान, उसको अमेरिका भेजा, अमेरिका में खेलने के लिए भेजा ताकि अमेरिका से संबंध मधुर बनाए जा सके। तो इसको नाम दिया गया था पिंग पोंग डिप्लोमेसी। ठीक है, तो ये क्या था? पिंग पोंग डिप्लोमेसी। ठीक है, दूसरी घटना क्या थी इसकी? अब यहाँ तक हो गया, इसको साफ कर देते हैं यहाँ से। पहली घटना थी पिंग पोंग डिप्लोमेसी। ठीक है, अब पिंग पोंग डिप्लोमेसी मैंने बता दिया है क्या था। दूसरी थी ABMT। पहली घटना थी पिंग पोंग डिप्लोमेसी, वो मैंने बता दिया आपको क्या थी। अब दूसरी थी ABMT, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये भी क्या थी? एक संधि थी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी एक संधि थी। ये कब हुई थी? 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी। इसमें सोवियत संघ और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे और इसमें प्रावधान क्या था कि उच्च श्रेणी की मिसाइलें स्थापित नहीं की जाएंगी। हाई क्वालिटी की जो उच्च श्रेणी की मिसाइलें स्थापित
या निर्मित नहीं की जाएंगी। ठीक है, ये प्रावधान था इसके अंदर। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य ये संधि हुई थी ABMT, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में। उच्च श्रेणी की मिसाइलें स्थापित इसमें नहीं की जाएंगी। लेकिन 1998 में अमेरिका ने इस प्रावधान को तोड़ दिया था। 1998 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रणाली के तहत, प्रतिरक्षा प्रणाली NSD जिसको बोलते हैं, उसके तहत अमेरिका ने इसको तोड़ दिया था, तोड़ दिया। ठीक है, ये थी ABMT। अब शॉर्ट क्वेश्चन में अगर 2 नंबर में आपसे पूछा जाए कि ABMT क्या है, तो ये आपको पूरी घटनाएं बतानी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब आई थी, कौन कौन देश शामिल थे, प्रावधान क्या था और कब इसको तोड़ा गया था। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आता है तीसरी, समुद्र तल न्यूक्लियर मुक्त संधि। समुद्र तल न्यूक्लियर मुक्त संधि, ये आती है 1974 में। ठीक है, समुद्र तल न्यूक्लियर मुक्त संधि, इसमें UK, USA और USSR शामिल थे। कौन कौन शामिल थे, UK, ब्रिटेन, USA, अमेरिका और USSR यानी कि सोवियत संघ। अब इसमें प्रावधान क्या था कि समुद्री क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र में परमाणु बम स्थापित नहीं किए जाएंगे। नहीं किए जाएंगे या मिसाइलें स्थापित नहीं की जाएंगी समुद्री क्षेत्र में। न्यूक्लियर मुक्त संधि, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आती है साल्ट, चौथी, SALT, साल्ट। अब साल्ट जो है ये 2 हैं। साल्ट फुल फॉर्म है इसकी स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता, सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता। ये है साल्ट, सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। ये संधि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुई थी। अब इसमें क्या था, परंपरागत जो हथियार थे उनकी कटौती से संबंधित था। इसमें परमाणु बम नहीं थे। जो परमाणु बम से पहले जो हथियार चलते थे, परंपरागत हथियार, उनकी कटौती से संबंधित ये साल्ट जो है आया था। ये भी किस में आया था, अमेरिका और किसके बीच हुई थी, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। अब इसमें 2 संधियां हुई थी, साल्ट फर्स्ट और साल्ट सेकंड। फर्स्ट जो थी उसमें वार्ता हुई 1969 में। ठीक है, वार्ता यानी कि बातचीत हुई 1969 में और इसमें हस्ताक्षर होते हैं 1974 में। ये सन आपको अच्छे से याद रखने हैं कि साल्ट फर्स्ट के बीच वार्ता कब हुई थी और हस्ताक्षर कब हुए थे। अब दूसरा, साल्ट सेकंड वार्ता हुई थी 1972 में और हस्ताक्षर हुए थे 1979 में। यहाँ तक आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ तक हो गया। अब ये भी क्या थी, साल्ट फर्स्ट और साल्ट सेकंड थे। अब उसके बाद अगली जो आपकी घटना आती है, यहाँ तक हो गया, इसको मिटा देते हैं। 4 घटनाएं अपनी हो चुकी हैं। 5वीं एक छोटा सा
अफगानिस्तान संकट। क्या था? अफगानिस्तान संकट। अब अगला पॉइंट है हमारा अफगानिस्तान संकट। अफगानिस्तान संकट क्या है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बता देती हूँ। क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ दोनों देश क्या कर रहे थे? सभी देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे थे। ठीक है, मतलब अमेरिका चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश पूंजीवाद ग्रहण करें, इसलिए वो ज़्यादा आर्थिक सहायता दे रहा था। और सोवियत संघ भी साम्यवादी देश बनाना चाहता था, इसलिए वो भी आर्थिक सहायता दे रहा था। अब अफगानिस्तान एक ऐसा देश था जिसको दोनों देश मिलकर आर्थिक सहायता दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? अमेरिका वियतनाम संकट। अमेरिका कुछ समय के लिए वियतनाम संकट में घिर जाता है, जिसका फायदा उठाया सोवियत संघ ने। जैसे ही अमेरिका वियतनाम संकट में फंसा, सोवियत संघ ने क्या किया? वहाँ पर अपनी सेनाएं भेज दी। वहाँ एक निरंकुश शासन प्रवृत्ति का व्यक्ति था सोवियत संघ के पास, अमीन के नेतृत्व में सोवियत संघ में पीडीपी की सरकार बना दी। अब अमीन जो था वो निरंकुश प्रवृत्ति का था। उसने क्या किया? कुछ समय बाद सोवियत संघ की बात मानने से ही इनकार कर दिया, जिसकी बदौलत अंत में सोवियत संघ को क्या करना पड़ा? दिसंबर 1979 में अपनी सेनाएं वहाँ पर उतारनी पड़ी। दिसंबर 1979 में अपनी सेनाएं सोवियत संघ को अफगान में उतारनी पड़ी। बाद में 1988 में जाकर जेनेवा समझौता हुआ, जिसके तहत 1988 में जेनेवा समझौते के तहत क्या हुआ? जेनेवा समझौते के तहत दोनों वहाँ से अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना यूएनओ के हस्तक्षेप के द्वारा वापस बुलानी पड़ी। तो ये छोटा सा अफगानिस्तान संकट था। अब उसके बाद ये यहाँ पर ख़त्म होता है और उसके बाद आपके कोल्ड वार का लास्ट चरण आ जाता है। लास्ट चरण यानी कि शीत युद्ध का अवसान। शीत युद्ध का अवसान, इसे देतांत सेकंड भी कहते हैं। देतांत सेकंड, देतांत यानी कि तनाव में कमी। देतांत सेकंड भी शीत युद्ध के अवसान को कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है? ये आपके लास्ट में चलता है 1984 से लेकर 1991। 1984 से लेकर 1991 तक। यहाँ पर क्या होता है? रीगन ने, अब मैंने पहले आपको बताया था कि रीगन जो था 1980 में अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। उसने आते ही क्या किया? स्टार वार का कार्यक्रम शुरू किया। सोवियत संघ का घोर विरोधी भी था। अब रीगन के जो स्टार वार का कार्यक्रम था, अंतरिक्ष में मिसाइलें स्थापित करने का कार्यक्रम था, उसमें बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता थी, जिसको अमेरिका तो अफोर्ड कर सकता था, लेकिन सोवियत संघ नहीं कर पाया। इसलिए सोवियत संघ को क्या हो गया? आर्थिक तंगी, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ को खाद्यान्न संकट और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सोवियत संघ के अंदर जो 15 गणराज्य थे, वहाँ पर अलगाववाद की मांगे उठने लगी। ठीक है, अब इतने बड़े मिसाइलें स्थापित करने में जो खर्चा आया था, अब सोवियत संघ टक्कर ले रहा था अमेरिका के साथ, तो अमेरिका में संसाधनों की भरपूर पर्याप्तता थी, लेकिन सोवियत संघ की स्थिति थोड़ी उलट हो गई थी। शुरू से ही 1945 के बाद से ही परमाणु युद्धों में, परमाणु सामग्री में, बमों में अपना पैसा खर्च करता आ रहा था और यहाँ इसके व्यापार पिछड़ता जा रहा था।
दूसरा चाइना चीन जो था उसने भी पूंजीवाद ग्रहण कर लिया था। तो अब उसके बाद क्या हुआ, आर्थिक संकट यहाँ पर उभर के आता है 1984 में, और फिर 1985 में 15 गणराज्य अलग अलग अलगाववाद की मांग करने लगे। अब 1985 में गोर्बाचोव नाम के राष्ट्रपति थे सोवियत संघ में, गोर्बाचोव, उन्होंने क्या किया, पेरेस्ट्रोइका 1985 में उन्होंने एक नई पॉलिसी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति अपना ली। सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने 1985 में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई। पेरेस्ट्रोइका क्या था? पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है निजीकरण, अर्थात एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने राष्ट्र में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। ठीक है। ग्लासनोस्ट खुलापन, पहले यहाँ की जनता को केवल जीवन जीने का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार ही प्राप्त थे, लेकिन अब यहाँ पर नकारात्मक अधिकार भी जनता को दे दिए गए। घूमने फिरने की आज़ादी, व्यापार की आज़ादी, वो सब नकारात्मक अधिकार भी यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो अब पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट की नीति गोर्बाचोव ने 1985 में अपनाई थी, किस लिए? ताकि देश का विकास हो, फिर से एक बार अमेरिका के सामने महाशक्ति बनकर सोवियत संघ उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विकास के स्थान पर सोवियत संघ का ह्रास हुआ, पतन हुआ। इसे इतिहास में शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शॉक थेरेपी। इतिहास में इसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर मुख्य घटना ज़्यादा नहीं है, एक ही घटना होती है। 12 जून 1987 टीयर डाउन स्पीच। इसमें क्या हुआ? अब सोवियत संघ ने घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने, पूरी तरह से उसका विकास की जगह उसका ह्रास हो चुका था। तो 12 जून 1987 को अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन ने जर्मनी कहाँ पर? जर्मनी में रोते हुए भाषण दिया। टीयर डाउन स्पीच, आंसू नीचे गिराते हुए भाषण दिया। और भाषण में क्या कहा कि अब बर्लिन की दीवार गिरा दी जाए और जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाए। यहाँ तक हो गया, बर्लिन की दीवार गिरा दी जाए और जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाए। जो 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी, पहले भी बताया था, ये जर्मनी और जर्मनी के बीचों बीच ये बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी, ये 1989 में गिरा दी गई। बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी, 1989 में गिरा दी गई। और 3 अक्टूबर 1991 को जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1991 को कर दिया गया। अब उसके बाद 15 गणराज्यों में जुलाई 1991 में सोवियत संघ को 15 गणराज्यों में विभाजित करने की घोषणा की गई। विभाजित करने की घोषणा कर दी गई। सोवियत संघ को जुलाई 1991 में 15 गणराज्यों में विभाजित करने की घोषणा कर दी गई और दिसंबर 1991 को इसको लागू कर दिया गया, अर्थात विभाजित कर दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर आके सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ जो इतनी बड़ी महाशक्ति था, 1945 से लेकर 91 तक अमेरिका के सामने मजबूत टक्कर देता रहा, अमेरिका के सामने खड़ा रहा,
उसका विघटन हो गया, वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर कोल्ड वार, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही कोल्ड वार का दी एंड हो जाता है। तो ये आपको 1945 से लेकर 1991 तक का पूरी विकास क्रम की घटनाएं आपको अच्छे से याद करनी है। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।